दोस्तों आज OROP सेकेंड रिवीजन के ऊपर ये एक बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज OROP रिवीजन में जो खामियां हैं उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम एक खास मेहमान से मिलने उनके कार्यालय दिल्ली पहुंचे, जहां हमने उनकी टीम से मुलाकात की। तो आइए सुनते हैं उनके विचार उन्हीं की जुबानी। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग तमिलनाडु के अध्यक्ष और नेशनल उपाध्यक्ष कर्नल CTR सूसा। आज हम OROP के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकेंड OROP रिवीजन के बाद काफ़ी इसमें विसंगतियों को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, सब पर छाया हुआ है। इसमें क्या विसंगतियां हैं, इसके ऊपर कर्नल आरसू साहब ने खुद अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और वो भी ऑडियो आज सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा साहब से कि साहब आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। वन रैंक वन पेंशन वाला जो मांग है हमारा लगभग सन 1950 से है। ये चलते चलते जब 2005 से 8 तक बहुत इसके ऊपर सरकार की ध्यान, यदि वन रैंक वन पेंशन नहीं देते तो जो हाल में रिटायर होने वाले हैं, ये 10-5 साल पहले जो रिटायर हो रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो फैसला है पेंशन में, वो इतना बढ़ता बढ़ता जा रहा था जो कोई भी इसको मान नहीं सकता और उसको सही नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक समय था सेना की सूबेदार मेजर की पेंशन केवल 12 रुपया और परमवीर चक्र पाने वालों का 1 रुपया महीने में। क्या यदि ये अलाउंसेस, ये जो पेंशन है, इसको समय के अनुसार इसको बढ़ोतरी नहीं करते, वहीं का वहीं रह जाते। जवानों की, जेसीओस और अधिकारियों की पे कमीशन के माध्यम से वेतन रिवाइज होकर के बढ़ता रहता है। उसी तरीके से पेंशन समय समय पर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं हुआ करता था। इसके कारण पुराने जो पेंशनर हैं और नए जो हाल में पेंशनर हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। खास तौर पर जो जूनियर, समझ लीजिए वो मेरा स्टूडेंट था ना, मैं उसका इंस्ट्रक्टर था, वो जूनियर मेरे से छोटे पद पर रिटायर हो रहा है, फिर भी मैं एक बड़ा पद से रिटायर हुआ, उसकी पेंशन हाल में वो रिटायर होने की वजह ज़्यादा। ये सेना के अंदर जैसा ओहदा वैसा वेतन, जैसा ओहदा वैसा पेंशन। वन रैंक वन पेंशन की दूसरा भी ये असूल है, चाहे वो 50 साल पहले रिटायर हो, चाहे 30 साल या 20 साल या 10 साल, एक रैंक का पेंशन एक ही जैसा होना चाहिए। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया, उन्होंने माना। तो उन्होंने ये कहते हुए लास्ट रैंक हेल्ड और लेंथ ऑफ सर्विस, इन दोनों के आधार पर वन रैंक वन पेंशन निर्धारित किया जाएगा। जब ये वन रैंक वन पेंशन जब लागू किया, उनकी जो टेबल्स बन करके आया, हमने देखा टेबल नंबर 1 से लेकर 105 तक था OROP 1 में। हजारों कमियां, हजारों उसके अंदर टूटी और जो हमारे लिए मानने लायक नहीं था। हमने ये देखा वो वन रैंक वन पेंशन की टेबल नहीं थे, कई रैंक एक पेंशन, यह एक ही पेंशन कई रैंकों के लिए लागू। इसको सरकार के सामने फिर से हमने रखा, सरकार ने स्वीकार किया।
वन मैन जुडिशियल कमेटी की गठित किया। उस वन मैन जुडिशियल कमेटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों में दौरा करके अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। इस बीच जब इस वन रैंक वन पेंशन को लागू करने से पहले ही, ये जो वन मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट लागू करने से पहले हम ही लोगों के बीच में से एक आध संगठन कोर्ट में चला गया। मामला कोर्ट में रहने की वजह सरकार उसके ऊपर अंतिम फैसला नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ जो सरकार ने स्वीकार किया था पहले, हर साल हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ना ही हर दूसरे साल में रिवाइज कर पाएंगे, हर 5 साल में हम इस पेंशन को स्वीकार करते हुए उसको रिवाइज करेंगे। इस बात को लगभग सशस्त्र सेनाओं का, पूरे भूतपूर्व सैनिकों का संगठन ने मान लिया था। लेकिन OROP 1 का जो भी एरियर्स मिला, लेकिन OROP 2 रिवीजन होने में, जो कि 2019 में रिवाइज होना था, वो कोर्ट में केस रहने की वजह नहीं हो पाया। इस बीच OROP 1 और OROP 2 के बीच में 7th पे कमीशन का रिपोर्ट आ गया। 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में सरकार को चाहिए था, ये पे कमीशन को चाहिए था, वन रैंक वन पेंशन में जिस तरीके से पेंशन निर्धारित हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को मिला है, उसकी बेसिस में 7th पे कमीशन की वेतन लोगों को अन्य तमाम रैंकों को ज़्यादा होना चाहिए था। देखा ये गया, ऑफिसरों में एक मेजर जनरल की पेंशन ब्रिगेडियर से कम है, कई एनसीओस की पेंशन ACP 1 और 2 लगा करके वो JCOs की पेंशन से ज़्यादा। इस तरीके से कई बड़े बड़े जो कमी पेशी थे, इनको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार के सामने ये जो कमी पेशी है, इनको आप दुरुस्त करने की ज़रूर कोशिश करें। तो सरकार ने स्वीकार किया। इंतजार कर रहे थे कोर्ट से फैसला हो जाए। कोर्ट से फैसला होते ही OROP 2 जो लगभग 3 साल लेट हो चुका है, 2019 में रिवाइज होना था, वो 2023 में जाकर रिवाइज हुआ। OROP 1 में जो अनोमलीज है उनको दुरुस्त ना करते हुए, 7th पे कमीशन में जो कमी पेशी थे उनको दुरुस्त ना करते हुए, ये OROP 2 का टेबल बनने की वजह आज तमाम पेंशनरों को अंदर ये एक आशंका और उनको देखने को मिला है। OROP 1 में यदि हजारों कमी पेशी है, तो OROP 2 में उससे 1.5 गुना बढ़ के कम से कम 1500 से लेकर 2000 कमी पेशी है। हम लोगों का मांग था सरकार से, अब OROP 3 अगला 2024 में लागू होने वाला है, वो उससे पहले हम OROP 1 का जो कमी पेशी है, जो अनोमली है, 7th पे कमीशन की जो अनोमली है, साथ ही ये OROP 2 का अनोमली है, इनको दुरुस्त करें। इसमें ज़्यादा कुछ सरकार को घाटा है, बजट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो दिया हुआ रकम है उसी का हम सुधार चाह रहे थे। मिसाल के तौर पर मैं बता सकता हूँ, OROP 2 में सिपाही, नायक, टाइम स्केल नायक, ऑनररी नायक, चारों को एक ही पेंशन कर दिया। हवलदार, ऑनररी हवलदार, ऑनररी नायक सूबेदार एक ही पेंशन कर दिया। सूबेदार, सूबेदार मेजर एक ही पेंशन कर दिया। ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन 31.5 साल से पहले का जो रिटायर वाले एक पेंशन कर दिया। ये वन रैंक वन पेंशन कहाँ हुआ? ये तो अनेक रैंक का वन पेंशन हुआ। इसी तरीके से अधिकारी वर्ग के बारे में जब हम बताते हैं, तो टेबल नंबर 1 में एक स्टेज पर कर्नल से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक एक ही पेंशन। टेबल नंबर 2 में देखेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेफ्टिनेंट जनरल तक एक ही पेंशन। टेबल नंबर 4 में देखेंगे, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एक ही पेंशन। ऐसे मैं बोलते जा सकता हूं, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें कमी पेशी ना हो। इस बातों को आगे रखते हुए कई संगठन तो आंदोलन में और संघर्ष में उतरा है। जहां तक हमारा संगठन इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का सवाल है, इस देश का सबसे बड़ा संगठन, सरकार का मान्यता प्राप्त संगठन, आज हम लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया
तमाम हमारे कमेटी मेंबर्स ने कहा कि सरकार के सामने हम एक ही मांग रखते हैं, OROP 1 7th पे कमीशन, OROP 2, इन तीनों के अंदर जो कमी पेशी अनोमली है इसको रिव्यू करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। इस बात को हम आवेदन पत्र लिखित में भेज चुके हैं, आज एक रिजोल्यूशन पास करके भेज चुके हैं। हमें संकेत मिला है, सूचना मिला है, रक्षा मंत्री तक ये खबर पहुंच गया है, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इन कमी पेशियों को दूर करने के लिए एक रिव्यू कराने की जरूर कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं ये जो आज इस YouTube में संदेश दे रहा हूँ, मैं एक्स सर्विसमैनों से, तमाम अधिकारियों से, JCOs और जवानों से विनती कर रहा हूँ, 1 महीना 2 महीना तक आप शांत रहिए, सरकार को मौका दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं 3 महीने के अंदर ये सरकार के माध्यम से इन कमी पेशियों को दुरुस्त करके OROP 1 का भी कमी पेशी, OROP 2 का कमी पेशी, 7th पे कमीशन की कमी पेशी और 1 मैन जुडिशियल कमेटी में जो रिकमेंडेशन डाला है उनको भी सरकार मानकर जरूर इस देश के भूतपूर्व सैनिकों की जो ये कल्याण कार्यक्रम है, पेंशन है, एक किस्म का कल्याण कार्यक्रम, इन्हें संतुष्टि के साथ निपटाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ इस YouTube के माध्यम से तमाम एक्स सर्विसमैन और संगठनों से कह रहा हूँ, थोड़ा शांति बनाए रखें, कुछ समय तक आप इंतजार करें। साथ ही साथ सरकार से, रक्षा मंत्री से, वित्त मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं अर्ज कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, इसमें देर ना करें, जितना जल्दी हो सकता है निपट के भूतपूर्व सैनिकों को सड़क में उतरने की मजबूर न करें। सर, इस रिवीजन में एक और मुद्दा सामने आया निकल के कि आर्मी रूल 13 का 3 आइटम 1 का B, इस तरीके के 3 रूल बताए हैं जिनके तहत पेंशनर्स जो 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनको OROP रिवीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि 1 जुलाई 2014 से पहले वाले हैं उनको इसका बेनिफिट दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था जब OROP 1 में जब सरकार ने ऐलान किया, बहुत लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करने की कोशिश किया। एक तरफ से सरकार से पैसे की लाभ भी ले और सर्विस छोड़ के जाए, जो मजबूर है वो तो जा सकता है। इसलिए सरकार ने फैसला किया 2014 से पहले जितने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट गए हैं उनको OROP की फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितने प्रीमेच्योर रिलीज, जब तक वो प्रीमेच्योर रिलीज नहीं ले रहा है तमाम प्रमोशन वो पाता रहा है, लेकिन पैसा जब हासिल कर लिया, फायदा उठा लिया, वो प्रीमेच्योर रिलीज जाएगा, उसको OROP नहीं मिलेगी। क्यों? वो खुद की फायदा के लिए कहीं विदेशों में जाने के लिए, ये कहीं अच्छे नौकरी ढूंढने के लिए इस तरीके से जा रहे हैं। इस कारण से आप सही कह रहे हैं, वो उनको लागू करने के लिए सरकार ने मना कर दिया। हम लोग फिर रिप्रेजेंट करेंगे जो खास तौर पर कंबैशनेट ग्राउंड में जा रहे हैं, ये कोई उनका इस तरीके से वजह है जो सर्विस में रुक नहीं पा रहे हैं, क्यों सभी प्रीमेच्योर रिलीज को एक ही हिसाब में ना नापते हुए, यदि उस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर या फॉर्मेशन कमांडर ये जो प्रीमेच्योर रिलीज जा रहा है वो खुद के फायदे के लिए नहीं जा रहा है, उसकी परिवार का कुछ मजबूरी है, यह कुछ हालात है जिसकी वजह से उसको प्रीमेच्योरी जाना पड़ा। लेकिन इस मुद्दे को यदि नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों की यदि ज़्यादा फिर नफरी पड़ती है, सरकार फिर से पुनर्विचार करने में मजबूर हो जाएगी। सर, आज जवान खेल के मैदान से लेकर न्यायालय तक हर जगह अपनी उपस्थिति दाखिल कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हों, चाहे ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रहे हों, चाहे सर वो राजनीति में हो, कहीं पर भी हो, जवान आज हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और सर, आप उसके जीते जागते मेरे सामने एक ज्वलंत उदाहरण हैं, आप जवान से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब ये इस तरह की नीतिगत फैसले होते हैं तो जवानों का कहना है कि वहाँ पर जवानों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है।
ये तो बात क्या वहां पर जवानों का कोई प्रतिनिधि हो सकता है? ये बात बिल्कुल मानने लायक नहीं है, गलत है। हमारे सशस्त्र सेनाओं के अंदर एसीसी के माध्यम से, एसएल, एससीओ, आरसीओ से, एएमसी नॉन टेक्निकल लगभग 10% अफसर हैं जो जेसीओ अफसर अन्य रैंक से बने हैं। और दूसरा, जब भी जेसीओ सुवार की कैडर रिव्यू, कैडर रिस्ट्रक्चर, पेड अलाउंसेस, क्लासिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की बात होती है, उनके तमाम डायरेक्टरेट होता है। डायरेक्टरेट में काम करने वाले जेसीओस और अन्य रैंक हैं, वहां जितने क्लर्क बैठे हैं, सुपरडेंट बैठे हैं, केसेस टाइप करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, अधिकारी केवल सिग्नेचर करते हैं और आगे हम पुटअप करते हैं, केस को हम प्रेजेंट करते हैं। पूरे केस बनाने वाले जेसीओस और अन्य रैंकाई क्लर्कों के माध्यम से ही। ऐसा कोई चीज जेसीओ वार से छुपा नहीं है, ना छुप सकता है। लेकिन अफसरों के खिलाफ, जेसीओ के खिलाफ उल्टा प्रचार करके, गंदे गंदे प्रचार करके ये जो बोल रहे हैं, ये गंदी राजनीति वालों का हमारे बीच में विभाजन, डिवाइड करके जो एकता बनी है। भूतपूर्व सैनिक हम सब एक हैं। आज अब देखा होगा हमारे मीटिंग में जनरल साहब भी है, ब्रिगेडियर साहब भी है, कर्नल साहब भी है, जेसीओ भी है, हवलदार भी है, सिपाही भी है। हम सब एक होकर के हर बात को आगे ले जाते हैं। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं इस तरीके से जो प्रचार है, जो कर रहे हैं, जो बोल रहा है, उनकी अंदर आत्मा जानता है वो झूठ बोल रहा है, और वो ये भी जानता है वो जो बोल रहा है इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो जेसीओ वार अधिकारी एक होकर भूतपूर्व सैनिकों की अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, सरकार तक बात ले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं मैं एक अकेला अफसर बात ले जाऊंगा, मेरे को कागज बनाने वाला, टाइप करने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला, ये तमाम जेसीओ वार की मदद होता है। मैं इस यूट्यूब के माध्यम से अपनी जो दिल के विचार, मन के विचार बता रहा हूं। इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा को ऊपर ध्यान न दें, कृपा करके। जो हम लोगों के दिल के अंदर है कि जनरल साहब है, मैं ये कर्नल हूं, बेशक दोनों सिविल ड्रेस पहने हुए हैं, कल तक वो जनरल थे, क्या आज अचानक वो कर्नल और नीचे सिपाही के बराबर हो जाएंगे? मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। मैं एक सिपाही से, एक नायक से मैं एक अफसर बना, कर्नल तक पहुंचा। मेरे सामने कई लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो जवानों से बने हैं, कई मेजर जनरल हैं। दूसरा, इन्हीं अफसरों के अंदर कई परिवार हैं जो जेसीओ वार की परिवार के साथ रिश्ते जुड़े हैं। बड़ा भाई हवलदार है, छोटा भाई जेसीओ है, उससे छोटा भाई कर्नल, ब्रिगेडियर है। ये उल्टा भी हो सकता है, बड़ा भाई जनरल है, बीच वाला कोई हवलदार है, लास्ट वाला सूबेदार मेजर है। ये भेदभाव वाली बात हमारे दिमाग और दिल में, कान में जहर घुलने वाली बात है। इसके ऊपर ध्यान ना दें, सच्चाई का सामना करें। हम सब एक है, रिटायर हो गए भूतपूर्व सैनिक, पद अपने जगह पर, अपॉइंटमेंट अपनी जगह पर, ओहदा अपनी जगह पर। जहां तक हक और हमारी जो प्राथमिकता है, वो हमें मिलने वाला राइट को सरकार से कैसे प्राप्त करें। सर, अब जो ये रिवीजन हुआ है इसमें टेबल नंबर 7 और 8, इसमें कुछ ये पाया गया है कि जो 7वें पे कमीशन से पहले रिटायर्ड हुए थे उन पूर्व सैनिकों की पेंशन ज़्यादा है, और जो 7वें पे कमीशन के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशन कम है। कुछ टेबल में ये भी विसंगति पाई गई है। सर, इस पे आपने स्टडी किया होगा, क्या आपका कहना है? ऐसा है, जब वन रैंक वन पेंशन की टेबल जब बनकर आया, उनमें जो कमी पेशी था उसको दूर करने के लिए जो वन मैन जुडिशियल कमेटी रिपोर्ट सबमिट हुआ, उन रिपोर्ट के आधार पर वन रैंक वन पेंशन की टेबल फर्स्ट OROP 1 के अंदर जो कमी पेशी है उसको दुरुस्त करना चाहिए था। यदि उसको दुरुस्त करके फिर 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होती, 7th पे कमीशन का जो पे है OROP की पेंशन के आधार पर ये सैलरी हाइक होना था, वो ध्यान नहीं दिया। वो बीच में 2016 में 7th पे कमीशन की रिपोर्ट हुआ, जब ऐलान हुआ, तीनों चीफ ने जाकर के सरकार को बोला है इसमें काफ़ी कमी पेशी है, अनोमली कमेटी बिठाइए, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। बीच में कोर्ट में चले जाने की वजह
OROP 1 का भी मामला नहीं निपटा पाया, 7th पे कमीशन का भी मामला नहीं निपटा पाया। आप सही करें, जो इसके बाद में जो रिटायर हुए हैं वो पहले वाला रिटायर हुए वालों से कुछ रैंक में पेंशन कम पा रहे हैं, जैसे कि ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर। जरूर इस बात को हम लोगों के ध्यान में आया, जानकारी में आया, लेकिन किस वजह से ये कम हुआ है हम इसको सरकार के नॉलेज में ले जा चुके हैं। हम लोग अपनी आवेदन पत्र भेज चुके हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिव्यू कमेटी ऐसा होगा कि जो भविष्य में रिटायर होने वालों की पेंशन पहले वाला पेंशन से कभी कम ना हो। इसके अंदर जो पहला रिटायर हुआ उसका पेंशन ज़्यादा और बाद में रिटायर हुआ उसकी पेंशन कम, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये सबकी जानकारी में हमें उम्मीद है सरकार इसको जल्दी से दुरुस्त करेगी। सर, आपने OROP रिवीजन के बाद जो विसंगतियां हुई हैं उनके ऊपर अपने विचार रखे। उम्मीद करते हैं कि अच्छा परिणाम निकलेगा, क्योंकि अच्छी सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ रक्षा मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जानकारी तक ये बात जरूर पहुँचेगी। जल्दी से जल्दी वो उचित कार्रवाई करेंगे इस उम्मीद के साथ मैं भी तमाम भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। उम्मीद रखिए, इंतजार करिए, जरूर होगा। यदि नहीं होगा, हमारे तमाम संगठन चुप बैठने वाला नहीं है। हमारा काम है सरकार के जानकारी तक लेना और उसकी समाधान पाते तक संघर्ष करता रहना, ताकि 2024 में जो 3rd OROP होने वाली है उसमें ये कमी पेशी सब ना हो और सही OROP 3rd निकलें। और 3rd से पहले सब निपट के जिनको जितना हक में है, जिसको जितना मिलना चाहिए, वो जरूर आप सबको सरकार देगी, ये हमारा उम्मीद है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना, हमारे साथ थे कर्नल CT आरसू साहब। हमने उनसे OROP रिवीजन के बाद जो विसंगतियां हुई हैं उसके बारे में बात की। उन्होंने अपने विचार रखे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपके लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप इसी तरीके से, क्योंकि मैं तो आपको पिछले 30 साल से पर्सनली कहूँ तो जानता हूँ कि आपने हमारे आर्मी मेडिकल कोर के जो लेखा कार्यालय है और वेतन कार्यालय है उसमें जो सुधार किए हैं उस पर मैं कभी फिर साहब से मिलकर आपको अवगत कराऊंगा क्या क्या किया है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, फिर भी आपके सामने मैं साहब के विचार लेके आऊँगा जब मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। धन्यवाद।